राइट गाइस, वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम एसएफडी बीएमडी में जो बची कुची बातें हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस, ये सेशन हमारा एसएफडी एंड बीएमडी का लास्ट सेशन है। सो इनके पीछे के सेशंस में गाइस हमने क्या किया था, हमने एसएफडी बीएमडी बनाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका देखा। फिर हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स की। हमने आपको वीडियोस मिलेंगी एसएफडी बीएमडी पार्ट 1, जिसमें हमने यूवीएल यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड से रिलेटेड वीडियो क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, फिर आपको मिलेगी पार्ट टू में हमने क्या किया, पार्ट 2 में हमने और कुछ प्रॉब्लम्स की ताकि हमारा जो मेथड हमने पढ़ा वो और मजबूत हो जाए। पार्ट 3 में हमने स्टैंडर्ड केसेस को डील किया, और ये जो हमारा लास्ट पार्ट है इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें उसमें जो चीज़ें बच गई, यानी जिस प्रकार के क्वेश्चन आप उस अंडरस्टैंडिंग से नहीं सॉल्व कर पाओगे, हम वो क्वेश्चन इन सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं इंटरनल हिंज केस की। देखिए, एक प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इंटरनल हिंज दिया होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं एक। देखिए क्या रहता है इसमें, मान लीजिए ये क्या है, ये आपकी कैंटिलीवर है। अगर मैं इसके ऊपर कहीं कोई वर्टिकल लोड लगा दूं, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक वर्टिकल लोड लगा दिया P, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एसएससी जेईई पीवाईक्यूज वगैरह में देखोगे तो ये P की जगह 10 किलो न्यूटन आपको नजर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दूं तो इस कंडीशन में ये बीम हो जाती है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होने से हमारे क्या मायने हैं, हमारे मायने ये है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होने से कि भाई हमारा क्या होगा कि हमें जो नंबर ऑफ रिएक्शन मिलेंगे वो हमारे नंबर ऑफ यूजफुल बैलेंसिंग इक्वेशन से ज़्यादा होंगे। मतलब हम रिएक्शंस को बैलेंसिंग इक्वेशन की मदद से निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अगर इसी केस में हम एक इंटरनल हिंज यूज़ कर लें, अगर इसी केस में गाइस हम एक इंटरनल हिंज यूज़ कर लें, तो इस इंटरनल हिंज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको डिटर्मिनेट बना सकते हैं। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिकल बैलेंसिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, आप रिएक्शन अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो भाई ये हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट पे आपको पता है कि सर वर्टिकल रिएक्शन आ सकता है एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ सकता है, लेकिन कोई एक्सटर्नल लोड क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आने की कोई वजह आपको नहीं मिलेगी। तो हमने क्या ले लिया, एक वर्टिकल रिएक्शन ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम क्या है यहाँ पे क्या कर लें, एक वर्टिकल रिएक्शन पकड़ लें, एक मोमेंट रिएक्शन पकड़ लें। ठीक है, RA और MA। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शंस हो गए। अब भाई 3 रिएक्शन होते हैं, अगर ये इंटरनल हिंज ना होता तो हम 2 ही यूजफुल इक्वेशन कर पाते, यानी सिग्मा V = 0, सिग्मा M = 0। ठीक है, तो अगर ये इंटरनल हिंज यहाँ पे नहीं होता तो आप इसको बोलते प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, जो आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन में। ठीक है, डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है RB, ये है RA, ये है MA आपका। ठीक है गाइस, अब हम क्या करें, अब हम जरा ले लेते हैं मोमेंट। ठीक है, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, ताकि हम RB निकाल सके। तो हिंज के अबाउट मोमेंट लेकर के उसको 0 कर देना है। मान लेते हैं ये हिंज जो है वो H है। देखिए, इसको 2 अप्रोचेस में आप कर सकते हो। तो क्या सर हम 2 अप्रोच जाने, अरे भाई पहले एक अप्रोच सही से जान लेंगे, फिर जानेंगे दूसरा अप्रोच। क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए मेन बात ये है। ठीक है, तो MH क्या है, MH है हमारा 0। मतलब क्या है कि जब आप इंटरनल हिंज के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो वो बनता है 0। ठीक है, तो अगर मैं इंटरनल हिंज के अबाउट मोमेंट लूं तो क्या बनेगा, P × L/4, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज, -RB × L/2 = 0। तो यहां से RB कितना हो गया, RB हो गया P/2। राइट, RB कितना हो गया, P/2। ठीक है, कोई दिक्कत इस पे। ठीक है, अब RB निकल गया तो ये बस एक सिंपल प्रॉब्लम रह गई। अब RB निकलने के बाद आपने क्या किया, आप कहोगे कि सर सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस तो 0 के बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं, यानी RA + RB = P के बराबर भी होना चाहिए। राइट, क्योंकि
क्या होगा भैया, आपका आर ए आर बी नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आर ए आर बी जब नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है और ये पी ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो होने की वजह से क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स, यानी आर ए प्लस आर बी बराबर कितना हो गया, ये हो गया बराबर पी के, राइट। अब आप क्या करें, अब आप को मोमेंट ऑफ ए निकालना है, तो आर बी तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो आर बी तो हमारा पी बाई टू है, यानी आर ए हमारा कितना हो गया गाइस, आर ए हो गया हमारा पी बाई टू, राइट, आर ए हो गया हमारा पी बाई टू। अब हम क्या करें, अब हमको निकालना है मोमेंट अबाउट ए, तो ए के अबाउट जो हम मोमेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए ए के अबाउट हम मोमेंट निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, तो ए के अबाउट जब हम मोमेंट निकालेंगे तो हम ऐसा लिख देते हैं इसको, देखिए एम ए इज इक्वल टू, एम ए इज इक्वल टू, तो इसको जरा थोड़ा सा, कोई बात नहीं चलेगा, तो एम ए इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, कौन कौन से लोड लग रहे हैं, एक तो माइनस बाहर लगा दीजिए, P इंटू एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, P इंटू एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, राइट, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर माइनस आर बी इंटू एल, माइनस आर बी इंटू एल, राइट, ठीक है। तो यहां से एम ए कितना है, एम ए है माइनस ऑफ, तो आर बी कितना है, आर बी है हमारा पी बाई टू, तो ये हो गया पी और ये हो गया 3L बाई फोर माइनस ऑफ आर बी कितना है पी बाई टू इंटू एल, तो यहाँ से आप एम ए निकाल लोगे, यहाँ से आप एम ए निकाल लोगे, माइनस ऑफ कितना हो गया 3PL बाई फोर, ठीक है, माइनस PL बाई टू, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे जो भी मोमेंट रिएक्शन आपका निकल जाए, ठीक है। तो जब इंटरनल हिंज होता है और आपको रिएक्शन निकालने होते हैं, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल हिंज के अबाउट राइट हैंड साइड से मोमेंट ले सकते हैं। सर आप तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लेते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड से तो लेता हूं, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भैया राइट हैंड साइड पे एक ही वेरिएबल है, तो राइट हैंड साइड से जब आप ले रहे हो तो एक ही वेरिएबल है, और यहाँ पे आप देखो, कोई ये कमेंट मत करना कि सर राइट हैंड साइड में तो आपने साइन कन्वेंशन गलत ले लिया, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, जीरो से इक्वेट करते क्यों दिमाग लगाना। राइट हैंड साइड से वैसे सही मायना तो यही है कि जब राइट हैंड साइड से आप लोगे तो P इंटू एल बाई फोर को आपको निगेटिव लिखना चाहिए, आर बी इंटू एल बाई टू को आपको पॉजिटिव लिखना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव माना जाता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप इन चक्करों में पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो के बराबर करना है। तो क्या प्रोसेस है, इंटरनल हिंज दिखेगा तो उसके अबाउट आप मोमेंट ले लोगे, ठीक है, उसके अबाउट आप मोमेंट ले लोगे जिस भी तरफ अकेला रिएक्शन होगा, ताकि एक वेरिएबल आप उस इक्वेशन से निकाल लो। जब आपका एक वेरिएबल निकल जाएगा उसके बाद तो आप सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, ये आप हमेशा करते ही करते हो, वो आप कर दोगे, और आप ये कर दोगे कि सिग्मा वी इक्वल टू जीरो के बाद आप क्या कर दोगे कि सर हम मोमेंट अबाउट ए ले लेंगे, तो मोमेंट अबाउट ए आप जैसे आज तक लेते आए हो बिल्कुल वैसे ही आप वापस से ले लोगे, ठीक है। तो इंटरनल हिंज का केस समझ में आ गया। अब दूसरे केस पे आते हैं। देखिए दूसरा केस क्या होता है, ये सब स्पेशल केसेस भी नहीं बोल सकते, मतलब ये वेरिएशन है। देखिए जैसे क्या है कि इधर उधर का, कहूँ आसान भाषा में, तो इधर उधर का रायता फैला हुआ है, ठीक है भाई। एसएफडी बीएमडी आप बनाना सीख गए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप निकालना सीख गए, रिएक्शन निकालना आप सीख गए, तो ये सब इधर उधर का रायता क्या है, ये इधर उधर का हमारा रायता क्या है, ये रायता वो रहता है कि भाई इधर उधर से आपको क्या क्या साइड बाई साइड इंफॉर्मेशन, कि हाँ भैया ये सब वेरिएशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंटरनल हिंज हो गया, इंटरनल हिंज के अबाउट मोमेंट हमारा जीरो होता है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा केस आता है इफ एसएफडी इज गिवन, इफ एसएफडी इज गिवन फाइंड बेंडिंग मोमेंट, मतलब एक वेरिएशन ये बन सकती है, और एसएससी वगैरह में, जेई वगैरह में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 99% लोग नहीं बना पाएगा इसको, ठीक है। और जब 99% लोग ये नहीं बना पाएंगे और आपका अच्छा बनेगा तो आपकी रैंक अच्छी आती है। कुछ क्वेश्चन रैंक वाले होते हैं। तो ये क्या है, इफ एसएफडी इज गिवन बीएमडी निकालना है, मतलब बीएमडी निकालना क्या मतलब है कि आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। बीएमडी निकालना तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जेई लेवल के लिए, उस पर नहीं जाना है, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं, इफ एसएफडी इज गिवन, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम बना हो, बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक शेयर फोर्स डायग्राम है लाइक दिस, कुछ भी पकड़ सकते हैं आप, एक चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड, मान लीजिए आपका बना हुआ है 14 किलो न्यूटन, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये है आपका 2 किलो न्यूटन, और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, और ये है आपका 2 मीटर,
ठीक है, ये है आपका 2 मीटर, ये है आपका यहाँ पे 13 किलो न्यूटन, ये है मान लीजिए आपका 19 किलो न्यूटन। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये शायद ईएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा गया होगा। तो ईएससी का जो क्वेश्चंस होता है ना गाइस, ईएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, ईएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या रहते हैं हमारे, ईएससी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कई बार स्ट्रेट वे रिपीट होते हैं हमारे एसएससी जेई वगैरह में, इसलिए करना जरूरी होता है। और अभी तो हम सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, सीबीटी 2 में पिछले साल लगभग 25 से 25% क्वेश्चन सीधा सीधा ईएससी ऑब्जेक्टिव से उठा लिए गए थे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है, आगे करते रहेंगे इसके बारे में बात है। अब भैया यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, और ये आपको शेयर फोर्स डायग्राम दिया है, और आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इसमें आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गाइस हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे? तो वीडियो पॉज कर लो भाई एकदम और सॉल्व करो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब मैं करता हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, अब आप कहोगे कि सर भाई एक बात तो पक्की है कि बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो बी पे मैक्सिमम होगा। कैसे सर, आपको कैसे पता है बी पे मैक्सिमम होगा? क्योंकि लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि शेयर फोर्स जहां पर भी साइन चेंज करेगा, शेयर फोर्स जहां पर भी साइन आपका चेंज करेगा, तो शेयर फोर्स साइन चेंज करने से क्या होता है, शेयर फोर्स के साइन चेंज करने से क्या होगा कि आपका उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो शेयर फोर्स ने साइन चेंज किया तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे, बी पे। ठीक है, अब हम क्या करें भैया, अब ये बताइए कि आपका जो शेयर फोर्स होता है, आपका जो शेयर फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है dm बाई dx, वो होता है dm बाई dx, राइट। अब आपकी शेयर फोर्स जो dm बाई dx है, तो अगर आप मोमेंट की बात करें तो ये होगा शेयर फोर्स ऑफ dx। ठीक है, ये होगा शेयर फोर्स ऑफ dx। ठीक है, तो मोमेंट, अब आप क्या करो भाई, देखिए अब आप यहां से ऐसा लिख सकते हैं भाई, dm इज इक्वल टू शेयर फोर्स ऑफ dx। तो बेटा इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो मोमेंट निकल जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेट करोगे मोमेंट निकल जाएगा। तो भैया एक बार बताता हूँ, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है एरिया निकालना। जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसका मतलब होता है स्लोप निकालना। ये बात थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने यहाँ पे निकालना है एरिया। तो भाई अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर हम बात करें ए से बी के बीच में, तो अगर हम ए से बी के बीच में बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, एम बी माइनस एम ए। ठीक है, एम बी माइनस एम ए। तो एम बी माइनस एम ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी शेयर फोर्स ऑफ डी एक्स, राइट। तो अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी शेयर फोर्स डी एक्स है ना, ये है क्या, ये आपका ये वाला एरिया है। ये क्या है, ये आपका ये वाला जो है, ये आपका ये वाला एरिया है ना। तो भाई जिन दो पॉइंट के बीच में आप इंटीग्रेट करते हो ना दोस्त, वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है एरिया। ये जो आपको मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है, ये आपका बन गया है एरिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें कुल मिला करके इस एरिया को निकाल लेना है। किस एरिया को निकाल लेना है, ये वाले एरिया को। ठीक है, जो ए से बी के बीच में है। तो ए से बी के बीच वाला एरिया अपन क्या कर लें, निकाल लें। आइए निकालते हैं जरा ए से बी वाले एरिया को। आइए, तो ये जो ए से बी के बीच वाला एरिया है, इसको निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो एम बी माइनस एम ए, तो एम ए को तो जीरो ही पकड़ लो। कैसे सर, क्यों जीरो पकड़ लो भाई, अदरवाइज एम बी कहाँ से निकाल लोगे। तो हम इसको पकड़ लिए हैं जीरो। ठीक है, इसको जीरो पकड़ के हमने ये अजम्पशन ले लिया है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पे मैंने जीरो कर लिया। तो सर क्यों सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ऐसा कैसा हो गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम में भैया ये जीरो हो गया। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में सिंपल सपोर्ट लगे होता है, मतलब हिंज होता है या तो रोलर सपोर्ट होता है। हम क्या जानते हैं, जो हिंज सपोर्ट होता है, जो रोलर सपोर्ट होता है, जो हिंज सपोर्ट होता है और जो रोलर सपोर्ट होता है, उसमें मोमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं। इसमें मोमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं। तो मोमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं तो क्या करिए भैया, मोमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते तो हमने इसीलिए मोमेंट को जीरो मान लिया। ठीक है, तो एम बी माइनस जीरो। अब इस एरिया को निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे तो हाफ ऑफ 12 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ 12 इंटू 2 प्लस ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है, ये है 12 इंटू 2। तो 12 और 24 कितना हो गया भैया,
12 प्लस 24 यानी 36 न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक है भाई, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ओह, ये 12 नहीं, ये था 2। ठीक है, ओह सॉरी भाई, ये तो 14 है और ये यहां से यहां तक 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये यहां से यहां तक 2 दिया हुआ है, मतलब ये कितना है, ये हाइट है 2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये 2 किलो न्यूटन है तो ये है 12 किलो न्यूटन। तो हमारा ट्राइंगल के लिए क्या हो गया, ये हो गया हाफ इंटू 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। भाई ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, तो कितना बन गया भैया, ये बन गया 16 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना निकल के आया भाई, आपका मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया जी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका निकल करके आ गया है 16 किलो न्यूटन मीटर। तो भैया अगर आपको शियर फोर्स डायग्राम दिया हो और बेंडिंग मोमेंट निकालने की बात कर रहा हो तो एरिया निकालने का जुगाड़ दिमाग में आपको यहां पे सोचना पड़ेगा। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। नाउ चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो नेक्स्ट केस पे चलते हैं बेसिकली कि भाई अगला केस अपना क्या कह रहा है। आइए तो आगे बात करते हैं। तो अब भाई ये तो हो गया कि अगर हमें शियर फोर्स डायग्राम गिवन हो तो हम बेंडिंग मोमेंट पे कैसे जाएंगे। अब मान लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है, मान लेते हैं इफ बीएमडी इज गिवन, इफ बीएमडी इज गिवन देन हाउ टू फाइंड शियर फोर्स, हाउ टू फाइंड शियर फोर्स। तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हमें बीएमडी गिवन है तो शियर फोर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर गिवन है तो शियर फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है तो शियर फोर्स, तो चलो एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अज्यूम कर लो। चलो भाई एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। सो क्या करें जरा, तो थोड़ा ये हम बना लेते हैं, थोड़ा सुंदर सा बनाएंगे, मेरी शक्ल की जैसा नहीं बनाना है ना, इतनी बुरी शक्ल थोड़ी ना है भाई मेरी, ठीक ही है, क्यों। तो अब देखो क्या है, 10 किलो न्यूटन मीटर मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन मीटर है, यहाँ पे आपका 30 किलो न्यूटन मीटर है, 30 किलो न्यूटन मीटर है। तो ये हो गया मान लीजिए आपका 2 मीटर पकड़ लो, इसको 4 मीटर पकड़ लो, ठीक है, इसको 4 मीटर पकड़ लो। अब देखिए क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको शियर फोर्स की तरफ जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनाएगा, वो कहेगा आपको एक काम करो, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये हमारे पास सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे आपको क्या निकालनी है, शेयर फोर्स निकालनी है। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन 1, शेयर फोर्स एट सेक्शन 1 तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए आपका बी है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका सी है, ठीक है। तो 1 सेक्शन ए और बी के बीच में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, शेयर फोर्स हमको क्या पता है, हमको पता है कि सर ये होती है आपकी dm/dx, ठीक है। ये dm/dx देख करके हमको बड़ी घबराहट होती है, अरे यार क्या है, अरे कुछ नहीं है भाई, dm मतलब डिफरेंस ऑफ मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, dx मतलब डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। तो dm कितना है, mb माइनस ma, और dx कितना है, xb माइनस xa। तो mb माइनस mb कितना है 10, ma कितना है 10, xb तो x कहीं से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो x, तो xb कितना है, xb है 2 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो शेयर फोर्स 1 सेक्शन में 0 हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये करने की जरूरत ही क्या थी, जब ये रेक्टेंगल है बीएमडी में तो इसके ऊपर तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्योंकि आपने हमको सिखाया है कि 1 डिग्री हाई होता है। अगर शेयर फोर्स डायग्राम में रेक्टेंगल होता है तो बीएमडी में ट्रायंगल होता है। अगर शेयर फोर्स डायग्राम में ट्रायंगल होता है किसी 2 पॉइंट के बीच में तो बीएमडी में पैराबोला होता है। अगर एसएफडी में पैराबोला होता है तो वहां पे क्यूबिक पैराबोला होता है। सर हम तो इस बात को जानते हैं, कोई दिक्कत की तकलीफ की बात ही नहीं है। तो शेयर फोर्स इन सेक्शन 1 ये कितना हो गया, ये हो गया 0। अभी शेयर फोर्स इन सेक्शन 2 तो 2 में करो तो इसको बी पकड़ा है, इसको सी पकड़ा, तो इसको क्या करोगे, mc माइनस ma अपॉन xc माइनस xa। तो mc माइनस ma ये कितना है 30 माइनस 10 अपॉन xc यानी 6 माइनस 0। सो सॉरी, ये मेरे को सेकंड सेक्शन जो है वो बी से सी के बीच में ना, तो ए से थोड़ी ना लगा देंगे भाई, सेक्शन हमारा बी से सी के बीच में, ठीक है।
भूल चूक माफ भाई, है ना। मैं टेढ़ा दिखता हूं तो कई बार उल्टा दिख जाता है, कोई बात नहीं। ये बी से सी है, ठीक है। बी सेक्शन 2 किस में है, बी से सी के बीच में। तो जब सेक्शन 2 बी से सी के बीच में है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हमें एम सी माइनस एम बी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स बी लिखना चाहिए। आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा भाई। जिस सेक्शन पे आपको शेयर फोर्स पूछा है वो आपको दिख रहा है कि कौन से सेक्शन में, भाई यहाँ पे बी से सी के बीच में। तो बी से सी के बीच में है तो एम सी माइनस एम बी, तो एम सी कितना हो गया, ये हो गया 30 माइनस 10 अपॉन एक्स सी कितना है 6 माइनस एक्स से कितना है 2, एक्स बी कितना है 2, क्योंकि एक्स हम इस रेफरेंस से मेजर कर रहे हैं। कितना हो गया जी, ये हो गया 20/4 यानी कितना 5 किलो न्यूटन। तो भैया सेक्शन 1 में आपका शेयर फोर्स कितना है 0 है, और सेक्शन 2 में आपका शेयर फोर्स है 5 किलो न्यूटन। ठीक है गाइस। तो भाई क्या देगा, इंटरनल हिंज आएगा, निपट जाएगा। हाँ जी सर निपट जाएगा। उसके अबाउट मोमेंट लेंगे, 0 कर देंगे, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। दूसरा, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास है, दूसरा नहीं मतलब ये तीसरा, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास है तो यहाँ से शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे किसी सेक्शन में, वो हो जाएगा। और अगर हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम है तो बेंडिंग मोमेंट किसी जगह पे कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 थोड़े इधर उधर से अलग अलग से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की हमने शायद बात कर ली थी, कभी कभी वही पूछ लेता है। अगर इन एनी केस में भूल गया था तो हमने जिस क्वेश्चन से एसएफडी बीएमडी पढ़ा था उसका बीएमडी कुछ ऐसा था। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या हो गया, जहां बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, अपना साइन चेंज करता है। ठीक है। अब एसएफडी बीएमडी में लास्ट बात, ठीक है, अगर आपने ये आज की वीडियो मिला करके एसएफडी बीएमडी सीरीज की 5वीं वीडियो होगी, कोई भी वीडियो आधे घंटे से ऊपर नहीं है, सबसे बड़ी वीडियो 30 मिनट्स की है। ठीक है। तो कुल मिला करके कुछ 1.5 से पौने 2 घंटे में एसएफडी बीएमडी के अब आप कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं एक्सेप्ट यूडीएम एंड यूवीएम। तो एसएससी जेई के लिए उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, और मैं इसको भी एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो इस केस का एसएफडी जो भी मैंने आपको मेथड पढ़ाया उसमें, उस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं आप बना पाओगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स हों, जैसे ये 2 केसेस आपके थोड़े ठीक ठाक एग्जाम्स में, जैसे गेट ईएससी वगैरह में थोड़े ठीक ठाक एग्जाम, तो एसएससी भी है, मतलब थोड़े से बीटेक ज़्यादा जिसमें डिप्लोमा अलाउ नहीं होता है, ऐसे में ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी है m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। तो इन केसेस में जो हमने नियम सीखे वो वैलिड नहीं होते। क्यों नहीं वैलिड होते ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बात वैलिड नहीं होती। एफ एस इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, ये बात इनवैलिड होती है। तो शेयर फोर्स बराबर डी एम बाई डी एक्स है, ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स, यूनिफॉर्मली वेरिंग मोमेंट्स के केस में वैलिड नहीं होती, जिसकी वजह से इस केस में आप वो हमारे जो नियम हमने पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं, उसको नहीं लगा सकते। तो गाइस आप चाहे तो इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर बाई एनी केस आपसे नहीं बना तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो गाइस एसएफडी बीएमडी में जितना मैं बताना चाहता था आपको बता दिया है। मेरा नाम डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में डिफ्लेक्शन शुरू करेंगे 1 घंटे में। ठीक है। 1 घंटे में 2 वीडियो बना लेंगे, 1 घंटे में जो आपके काम की चीज़ है। देखो डिफ्लेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन डिफ्लेक्शन के हेड में जेई लेवल के एग्जामिनेशन में 95% में जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और इसके साथ साथ अपन अब करेंगे क्वेश्चंस, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले सॉम के करेंगे फिर और सब्जेक्ट्स के करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर गाइस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।